आज के क्लास में आप पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स एवं फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स के बारे में। तो लीजिए सुनिए। आज के क्लास में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स, फिर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स पर। तो चूँकि एक सीक्वेंस में मैं आप लोगों को अंग्रेजी से रूबरू करवा रहा हूँ, तो सबसे छोटे यूनिट के रूप में आपने पहले अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के बारे में पढ़ाई करी, फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेटर्स फोनेटिक्स में आपने पढ़ा। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड आएगा सेकंड पोजीशन पे आएगा, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देख लीजिए, एक सीक्वेंस में पढ़ाई होने वाली है, वो है सबसे पहले लेटर। सबसे पहले आपने लेटर सीख लिया है, अब आप वर्ड्स सीखेंगे। वर्ड्स जब अल्फ़ाबेटिकल कंप्लीट हो जाएगा, फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा उसका, तो फिर हम लोग सेंटेंस पे आएंगे। जब सेंटेंस में आप सिद्धस्त हो जाएंगे तब चर्चा होगी पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद चर्चा होगी ऐसे, स्टोरी या अन्य कुछ लिखने का। तो आप महसूस करेंगे कि एक सीक्वेंस में हम लोग न्यूनतम से उच्चतम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेटर के बाद वर्ड है, आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए। पहले अल्फ़ाबेटिकल वर्ड, फिर हम लोग फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड भी पढ़ेंगे। आगे चलकर साइलेबल भी पढ़ना है, स्ट्रेस भी पढ़ना है, सेंटेंस माने पर रिदम भी पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। और आज के सेशन में हम लोग पहले अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ वर्ड। यदि आपसे पूछा जाए कि शब्द क्या है, तो आप लोगों ने बचपन में शायद ये सिखाया गया हो आप लोगों को कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, तो ये सही नहीं है। शब्द किसे कहते हैं? अ यूनिट ऑफ स्पीच विच गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। फिर से समझने का कोशिश कीजिए, किसे कहते हैं हम? अ यूनिट ऑफ स्पीच, अ यूनिट ऑफ स्पीच which gives some sense or meaning। स्पीच का वह यूनिट जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ड होने के लिए वर्णों का समूह ही हो। एक उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जब आप कहते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, तो गौर करेंगे आप कि इसमें टोटल 1 2 3 और 4 टोटल वर्ड्स हैं 4। कितने वर्ड्स हैं इसमें? 4 वर्ड्स हैं। अब यदि आप इसका ऑपरेशन कर दें तो आई जो है यह सिर्फ एक लेटर का बना हुआ है, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ मैं होता है, इसलिए यह वर्ड है। एम देखिए आप 2 लेटर का बना हुआ है, अर्थ होता है हूँ, इसलिए ये भी वर्ड है। यदि आप स्टूडेंट अ को लेते हैं, अ को, इसका भी ये एक लेटर से बना हुआ है, अर्थ एक होता है, इसलिए यह भी एक शब्द है। और स्टूडेंट को देखते हैं आप, यदि ये 7 लेटर से बना हुआ है और अर्थ इसका होता है विद्यार्थी। चूँकि इसमें से सबका चारों का अर्थ है, इसलिए चारों यूनिट स्पीच यूनिट कहलाएंगे और हम इसे वर्ड कहते हैं। यदि आप वर्णों के समूह को वर्ड कहेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वर्णों का एक बहुत बड़ा समूह रह करके भी वो अर्थ दे। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक शब्द है, ये शब्द नहीं है। जैसे देखिए आप BEAUTIFU,
अब आप गौर करेंगे इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। ब्यूटीफुल ये कोई शब्द नहीं है, वर्णों का इतना लंबा समूह होने के बावजूद यह शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिर्फ एक लेटर आप लिखते हैं और एक लेटर है और इसका अर्थ एक होता है, इसलिए यह वर्ड है। तो आपने समझा कि वर्ड हम किसे कहेंगे, वर्णों का सार्थक समूह भी कह सकते हैं आप, या फिर आप कहेंगे अ यूनिट ऑफ स्पीच विच गिव्स सम मीनिंग, जिसका अर्थ हो वह शब्द है, अर्थ नहीं हो तो शब्द नहीं माना जा सकता है। अब आपने शब्द की परिभाषा समझ ली। अब यदि शब्द होते हैं तो ये कितने तरह के होते हैं ये जानना जरूरी है। हिंदी में आपने कईयों तरह का शब्द पढ़ा होगा, सार्थक, निरर्थक, विपरीतार्थक, ये वो 9-13। लेकिन अंग्रेजी में ध्यान दीजिए आप कि वर्ड्स आर ऑफ टू काइंड्स। वर्ड्स आर ऑफ टू काइंड्स। शब्द कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है फॉर्म क्लास वर्ड्स, ये 2 क्लासेज में विभक्त हैं। एंड दूसरा होता है स्ट्रक्चर क्लास वर्ड। आपने समझना है फॉर्म क्लास वर्ड और स्ट्रक्चर क्लास वर्ड। वर्ड्स 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, एक कहलाता है फॉर्म क्लास वर्ड और दूसरा कहलाता है स्ट्रक्चर क्लास वर्ड। अब आप ये जानना चाहेंगे कि फॉर्म क्लास वर्ड हम किसे कहेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। दोज वर्ड्स which can produce sense or meaning even after splitting are called the form class words। समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि दोज वर्ड्स which can produce meaning or sense even after splitting are called the form class words। आप यदि हिंदी में समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिन शब्दों को तोड़ने पर भी अर्थ निकल जाए। यदि हम किसी शब्द को 2 पार्ट में तोड़ दें और दोनों पार्ट का अर्थ निकल जाए तो उस वर्ड को हम फॉर्म क्लास कैटेगरी का वर्ड मानेंगे। अभी उदाहरण के रूप में आप समझ लेंगे। उदाहरण में आप समझ जाएंगे आराम से। जैसे देखिए आप, अनकाइंड एक शब्द है जिसका अर्थ निर्दयी होता है। अनकाइंड का अर्थ निर्दयी होता है। आपने ये शब्द देखा होगा। अब मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ, पहला अन और दूसरा काइंड। आप देखिए अन का अर्थ प्रीफिक्स के रूप में नहीं होता है और काइंड का मतलब दयालु होता है। आपने देखा कि दोनों पार्ट का अर्थ निकल गया, यानी अनकाइंड फॉर्म क्लास वर्ड के अंदर में आ गया। या फिर आप देखिए जॉबलेस, इसका मतलब हिंदी में बेकार होता है, जिसको कोई काम ना हो। इसको भी 2 पार्ट में आप तोड़ दीजिए। जॉब का मतलब कार्य होता है और लेस का मतलब हीन होता है। आपने देखा कि 2 पार्ट में जब आपने जॉबलेस को तोड़ा तो इसका भी दोनों पार्ट का अर्थ निकला, अर्थात जॉबलेस भी फॉर्म क्लास ग्रुप में आ गया। अब इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखें कि ये जो ये अन लगा हुआ है शब्द के पहले, ये पहले लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, यानी हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं उपसर्ग। यदि शब्द में उपसर्ग लगा हुआ हो
या फिर ये जो पीछे देखते हैं लेस लगा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। पीछे लगा हुआ इसलिए सफिक्स, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं प्रत्यय। तो अब आप यदि पहचानना चाहें फॉर्म क्लास वर्ड को आसानी से, तो आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ हो वे शब्द फॉर्म क्लास कैटेगरी में आएंगे। इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी दोज वर्ड्स which can be formed by using either prefix or suffix are called form class words। आप समझ गए होंगे कि फॉर्म क्लास वर्ड हम किसे कहते हैं, जिसके बनावट में या तो प्रीफिक्स आया हुआ हो या फिर सफिक्स आया हुआ हो, ऐसे वर्ड को हम फॉर्म क्लास वर्ड कहते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे नंबर पर, यानी स्ट्रक्चर क्लास वर्ड। स्ट्रक्चर क्लास वर्ड किसे कहेंगे, इसको ध्यान से आप देखिए। नंबर 2, दोज वर्ड्स which can't produce sense or meaning after splitting are called the structure class words। आपने महसूस करा, यदि आप इसको ऐसे समझना चाहें तो आप फिर से इंग्लिश में समझें कि दोज वर्ड्स विच कांट प्रोड्यूस एनी सेंस और मीनिंग आफ्टर स्प्लिटिंग आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर क्लास वर्ड्स। आप हिंदी में यदि कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वे शब्द जो टूटने पर कोई अर्थ प्रदान नहीं कर सके, इसे हम स्ट्रक्चर क्लास वर्ड कहेंगे। यदि प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ है तो फॉर्म क्लास, यदि नहीं लगा हुआ है, मूल शब्द है, तो वह स्ट्रक्चर क्लास में आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए BOOK बुक। ये बुक जो है इसका हिंदी में एक तो मतलब किताब होता है और दूसरा है मतलब होता है इसका सुरक्षित करना। जैसे आप लोग कहते हैं ना, आई हैव टू बुक अ सीट इन अ बस, तो बुक मतलब सुरक्षित या आरक्षित करना भी होता है, आरक्षित करना भी होता है। अब आप गौर करिए, बुक इस वर्ड को यदि आप दो भागों में बांट देते हैं, जैसे BO, कोई मीनिंग होगा? नहीं होगा। ओके का आप कहेंगे सर ओके का मीनिंग तो होता है। अब एक अच्छी चर्चा यहाँ हो जाएगी, इस ओके का मतलब नहीं होता है, इस ओके का कोई मतलब नहीं होता है। आप जिस ओके के बारे में बात कर रहे हैं वो ओके का देखिए, आप उसके ऊपर भी हम लोग ऑपरेशन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लें कि जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम स्ट्रक्चर क्लास वर्ड कहेंगे, और जिनके तोड़ने पर अर्थ निकल जाए उसे हम फॉर्म क्लास वर्ड कहेंगे। अब आप देखिए, मैं कुछ शब्दों के बारे में चर्चा अवश्य कर लूँगा यहाँ, कि अभी जो ओके को लेके कन्फ्यूजन थी, ओके का मतलब आप लोग क्या निकालते हैं? जब आप ओके कहते हैं तो अर्थ क्या लेते हैं? ऑल करेक्ट। अब हमको बताइए, आप यदि सेंस ऑल करेक्ट की हो तो आपको तो ऐसे ही बोलना चाहिए, फिर आप ओके क्यों बोलते हैं? कभी आपने सोचा है कि सेंस है ऑल करेक्ट की, तो फिर हम ऐसी नहीं बोल करके ओके क्यों बोलते हैं? आइए आज कुछ इंटरेस्टिंग शब्द आप लोगों को मैं बताऊं, जिसे जानकर आप बहुत आनंदित भी होंगे, और जो आपके साथ समस्याएं होती रही हैं ऐसे शब्दों को नहीं समझने के बारे में, उसको भी आप जान लें, आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए वह कौन सा ओके है, वो है O.K. ये वर्ड अंग्रेजी का नहीं है। O.K. जो आप ओके बोलते हैं,
या आजकल फैशन में आप इसको OKAY भी बोल सकते हैं। यह अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, यह फ्रेंच का वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? फ्रेंच का। और फ्रेंच में इसका फुल फॉर्म होता है और करेक्ट। और करेक्ट, ध्यान से देख लें आप, ओके और करेक्ट। ये फ्रेंच का और करेक्ट अंग्रेजी में आके हो जाता है ऑल करेक्ट। आपने महसूस किया? और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तक आपने जितने भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स निश्चित रूपेण अपने मूल रूट से आते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो अंग्रेजी में यूज हो रहा है उसके हिसाब से आप शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसका जो मूल रूट लैंग्वेज है वहाँ से ही शॉर्ट फॉर्म आप ले सकते हैं। कुछ उदाहरण और मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो पहले आपने देखा ओके का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई, क्योंकि हम जो ओके लिखते हैं O.K. वो फ्रेंच से लिया गया है। जैसे हम लोग आम बोलते हैं तो अंग्रेजी में मैंगो होता है, उसी तरह से अंग्रेजी का ऑल फ्रेंच में और होता है, इसीलिए ओके मतलब और करेक्ट, और अंग्रेजी में इसका सेंस हो जाता है ऑल करेक्ट। एक अब आप देखिए, यदि इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म आपको बोलना हो तो आप क्या लिखते हैं? ये इंजीनियर इंग्लिश वर्ड है, ध्यान से देखिए आप। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको करना हो तो आप करते हैं आगे से ई पीछे से आर, इंजीनियर हो गया। आपने कभी सोचा है कि नंबर NUMBER होता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म NR होना चाहिए, NO क्यों होता है? तो गौर कीजिए, आप जो ये NO से नंबर समझते आए हैं ये लेटिन का वर्ड है, ये लेटिन भाषा से लिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है नुमेरो। ध्यान से देखिए आप, नुमेरो, इसलिए N यहाँ से और O यहाँ से। नुमेरो का इंग्लिश में मतलब होता है नंबर। नुमेरो का इंग्लिश में मतलब नंबर होता है। अब कैसा लगा आपको? आप आज तक NO लिख के नंबर समझते थे, लेकिन NO बराबर नंबर क्यों होगा? यदि इंग्लिश के इस पैटर्न को लिया जाए इंजीनियर वाली तो NR होना चाहिए था। अब एक इंटरेस्टिंग और शब्द है, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ MBBS। अब आप यदि उस डॉक्टर से पूछ दें कि MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है तो डॉक्टर साहब कहेंगे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो आप काउंटर क्वेश्चन कीजिए वहाँ कि यदि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होगा तो BMBS लिखिए ना, MBBS क्यों लिखते हैं? बैचलर ऑफ मेडिसिन यानी BM, बैचलर ऑफ सर्जरी नहीं BS, तो होना क्या चाहिए BMBS। तो फिर लिखा क्यों जाता है MBBS? ये जानने की आवश्यकता होगी कि MBBS क्यों लिखा जाता है। तो गौर से देखिए, ये भी लेटिन से लिया गया है। फुल फॉर्म होता है मेडिसिना बैकलोरियस, मेडिसिना बैकलोरियस एंड बैकलोरियस सर्जरी का। सर्जरी का। अब यहाँ आप देख लीजिए MBBS, ये मूल शब्द है मेडिसिना बैकलोरियस एंड बैकलोरियस सर्जरी का। इससे अंग्रेजी में जब इसको हम लाते हैं तो अर्थ हो जाता है बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। यानी मूल शब्द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी नहीं है, मूल शब्द है मेडिसिना बैकलोरियस एंड बैकलोरियस सर्जरी का। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए MBBS लिखते हैं। कुछ और शब्द देखिए आप, जैसे आप देखते होंगे ETC लिखा हुआ, ये लेटिन से लिया गया है और इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा। और हिंदी इंग्लिश में मतलब होता है एंड सो ऑन। इसको इंग्लिश में लेंगे तो हो जाएगा एंड सो ऑन, हिंदी में लेंगे तो हो जाएगा इत्यादि। अब आप ETC का भी समझ गए। अब देखिए I और E लिखा हुआ आपने देखा होगा, लेटिन से ही लिया गया है।
इसका फुल फॉर्म होता है इडिस्ट, इसका इंग्लिश में मतलब होता है दैट इज। अब दैट इज के लिए TI लिखना चाहिए था, तो दैट इज के लिए IE क्यों लिखते हैं? आज आपने समझ लिया कि IE का फुल फॉर्म होता है इडिस्ट, लैटिन से लिया गया है, इंग्लिश में मतलब होता है दैट इज। आप समझ गए इसको भी। अब आप कोई भी चीज़ जब दोबारा लिखने का होता है आपको, यदि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है तो आप क्या लिख देते हैं? DO, डू। आपने कभी सोचा इस डू का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी लैटिन से लिया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है डिक्टो, DITTO। डिक्टो का इंग्लिश में मतलब होता है सेम एज एफोर सेड, सेम एज अफोर सेड या अफोर मेंशन्ड। हिंदी में मतलब हुआ एकदम वही जो पहले लिखा या बोला गया है, एकदम वही जो पहले लिखा या बोला गया है। तो आप समझ गए कि ये सारे वर्ड्स चूँकि विदेशों से लिए गए हैं, इसका जो रूट वर्ड है उसी का शॉर्ट फॉर्म बनेगा। आप लोगों ने ये कई बार देखा होगा मिस्टर का प्रयोग करते हुए लोगों को। आपको पता है कि यह मिस्टर अंग्रेजी का शब्द नहीं है, यह मिस्टर शब्द लिया गया है फ्रेंच से। इसका फुल फॉर्म होता है मोन्जियो, फुल फॉर्म होता है इसका मोन्जियो, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मिस्टर। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि मोन्जियो यानी मिस्टर का जो आप जब उसको प्लूरल में लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? M/S। जब ये प्लूरल में आएगा, ये भी फ्रेंच है, तो AM/S हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंच में होता है मेसर्स, मेसर्स यानी मतलब हो गया मिस्टर्स। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक मज़ेदार बात है ये कि आज आप यदि मार्केट के तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कपड़ा दुकान में मेसर्स कपड़ा दुकान, मेसर्स खाद बीज भंडार, मेसर्स फलना, मेसर्स चिलना। अब आप समझिए कि अंग्रेजी का क्या बखिया उधेड़ रखा है इन लोगों ने। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति के आगे आपको श्री या श्रीमान लगाना हो तो आप मेसर्स लगाते हैं। जैसे पूर्णिया की परिप्रेक्ष्य में मेसर्स रूपचंद बेगरा सही है क्योंकि दो व्यक्ति का नाम है। मेसर्स चमड़ी। अब हम लोग चर्चा करते हैं फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। आपने अल्फ़ाबेटिकल वर्ड सीख लिया कि वर्ड्स दो तरह के होते हैं, फॉर्म क्लास वर्ड, स्ट्रक्चर क्लास वर्ड। आपने कुछ अन्य शब्दों को भी उसमें देखा। अब आइए हम लोग फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स देखते हैं। अब आप कुछ वर्ड्स देखिए और अपने फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर अन्य बहुत सारे वर्ड्स आपने बनाना है ताकि आप इसके ऊपर आधिपत्य जमा सकें। तो देखिए जैसे RUSH है, आप फोनेटिक्स में देखेंगे तो ये है रस, इस तरह से मिलेगा रस। उसी तरह से CRUSH है तो मिलेगा क्रस। आप फोनेटिक्स में देखेंगे तो ये हो गया क्रस। उसी तरह से FARM है तो फोनेटिक्स में होगा फार्म। ये ट्रांसक्रिप्शन को आप देखिए और अपने से कम 400-500 ट्रांसक्रिप्शन खुद अपने नोटबुक पर बना करके ज़रूर रख लीजिए ताकि आपका उच्चारण भी सही हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊंचा हो। उसी तरह से आप देखिए CAR और D है, हो जाएगा कार्ड। PEN है तो उच्चारण में देखिए आप पेन ही होगा। या फिर आप देखिए PAN, उच्चारण हो जाएगा पैन। क्यों हो रहा है ये आपने मैथमेटिकल फार्मूला में पहले पढ़ लिया है, आपने देखना है और बहुत सारे फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन को बनाना है। उसी तरह से
MAN है, उच्चारण हो जाएगा माइंड। ध्यान से देखिए, MAT है, उच्चारण होगा माइट, और इस माइट का मतलब चटाई होता है। लेकिन यदि MATE हो, उच्चारण हो जाएगा मेट, और इस मेट का मतलब दोस्त होता है। यदि आपने कह दिया यू आर माई क्लास माइट, तो अर्थ हो जाएगा तुम मेरे क्लास की चटाई हो। तो उच्चारण पर इसलिए आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शंस बनाइए, डिक्शनरी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना है। यदि आप मैथमेटिकल फॉर्मूले को देख लेंगे, इससे पिछले वाला वीडियो को आप रिवाइज़ करके 2-4 बार रिवाइज़ करके देख लें, तो आपको सारे मैथमेटिकल फार्मूला एकदम कंठस्थ याद हो जाएंगे। यू विल गेट बाय हार्ट ऑल ऑफ देम। उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और कुछ वर्ड को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने, जैसे HOUSE है, ट्रांसक्रिप्शन होगा हाउस। जैसे FIRE है, ट्रांसक्रिप्शन होगा फायर। उसी तरह से आप देखेंगे यदि NOT है तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा नॉट। यदि NOTE है ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा नोट। आपने हिंदी भी अपने से लिखना है। मैं कुछ शब्द का परिचय आप लोगों से करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आप देखेंगे SERVE है, उच्चारण हो जाएगा सब। आप देखेंगे SEA है, उच्चारण हो जाएगा सौदीर्घई सी। यदि आपने देखा कि BE है, उच्चारण हो जाएगा बहर सही बी। तो आपने इन ट्रांसक्रिप्शन से परिचय इसलिए मैं आपका पुनः करा रहा था ताकि आप मैथमेटिकल पैटर्न को वीडियो में देखकर कम से कम 200-400 वर्ड्स उस पैटर्न के आधार पर अपने नोटबुक में पहले उतार लें एक तरफ से, फिर उसका मैथमेटिकल पैटर्न के आधार पर ट्रांसक्रिप्शन बना लें और हो सके तो उसका अर्थ भी लिख लें। तो आप पाएंगे कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वह परफेक्ट हो गया है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइलेबल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, फिर सेंटेंस होगा और उसके बाद फिर हम जब फोनेटिक्स में आएंगे तो पढ़ेंगे रिदम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।